मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का विषय कविता के बहाने। ये कविता है। इस कविता के रचयिता श्री कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण जी नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तार सप्तक जो कि अज्ञे द्वारा संपादित है, इसके प्रमुख कवि हैं। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। इनका जन्म सन 1927 में हुआ था। 19 सितंबर 1927 को हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, ये इनका प्रबंध काव्य है। जो कविता अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, कविता के बहाने, ये इनके काव्य संग्रह है। इन दिनों से ली गई है, यानी कि इन दिनों में संकलित, इन दिनों जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। इस कविता के जरिए श्री कुंवर नारायण जी ने कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला है। कविता की क्या शक्ति होती है, कितना उसमें ताकत होती है, कितनी व्यापक होती है कविता, उस पर कवि ने यहाँ प्रकाश डाला है। कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया से, फूल से और बच्चे से की है। क्या कहता है कवि, पढ़ते हैं कविता के बहाने। कविता पढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ माने, बाकी तो अर्थ बिल्कुल आसान है, जो शब्द है उनका अर्थ आसान है। यहाँ माने का अर्थ होता है मायने, यानी कि मतलब, अर्थ। ठीक है। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया उड़ती है पंख फैलाकर, वैसे ही कविता भी एक उड़ान है। चिड़िया जो उड़ती है उसी तरह कविता भी उड़ सकती है। चिड़िया पंख फैला के उड़ती है और कविता शब्दों, भावों, विचारों रूपी पंख फैला के उड़ती है। लेकिन कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में अंतर होता है। चिड़िया बाहर भीतर, इस घर उस घर उड़ सकती है। उसकी उड़ान में व्यापकता नहीं होती, चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। लेकिन कविता की उड़ान व्यापक होती है, असीमित होती है। कवि कल्पना के सहारे अपने भावों, विचारों की उड़ान को देश काल के परे भी ले जा सकता है, देश काल के परे भी उड़ सकता है। देश काल का अर्थ होता है स्थान और समय से, यानी कि स्थान और समय का कोई बंधन भी नहीं होता कवि के भावों, विचारों में। लेकिन जो चिड़िया है उसकी जो उड़ान है वो सीमित होती है। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती, नहीं जान सकती। यहाँ क्या क्या विशेष बातें आई हैं वो देखते हैं। कविता की उड़ान, कविता और की यहाँ क्या है, क्या वर्ण क्या होती है, अनुप्रास अलंकार है। चिड़िया क्या जाने, यहाँ प्रश्न किया गया इसलिए प्रश्नालंकार है। मुक्तक छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण संपन्न भाषा है। ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। चलिए अगला काव्यांश पढ़ते हैं और देखते हैं आगे कवि क्या कहता है, कविता की तुलना किससे करता है।
कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। यहाँ कवि ने कविता की तुलना फूल से की है। किससे की है? फूल से की है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसी प्रकार कविता भी खिलती है। जिस प्रकार फूलों की खुशबू, महक, सुगंध वातावरण में फैलती है, उसी प्रकार कविता भी अपनी खुशबू को, महक को वातावरण में, प्रकृति में, देश काल में फैलाती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता के खिलने को फूल नहीं समझ सकता। कविता की जो महक होती है, खुशबू होती है, वो अनंत काल तक महकती रहती है। युगों युगों तक संपूर्ण विश्व कविता के आनंद को लेता रहता है। कविता एक बार लिखी जाती है और उसके बाद संपूर्ण विश्व युगों युगों तक उस कविता के आनंद को, उसके महत्व को पढ़ सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे कि अभी कोण नारायण जी की कविता के बहाने कविता को आज हम इस समय पढ़ रहे हैं। लिखी पहले थी लेकिन पढ़ रहे हैं, इसके आनंद की अनुभूति इस समय हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसे क्या है, कविता अनंत काल तक महकती रहती है, अपनी खुशबू सर्वत्र फैलाती रहती है। फूल सुबह खिलता है, सूर्योदय होता है तब खिलता है, सूर्यास्त के समय मुरझा जाता है। यानी कि फूल की जो वो खिलने की जो अवधि होती है वो सीमित होती है, लेकिन कविता के खिलने की यानी कि उसके महकने की जो अवधि होती है वो असीमित होती है। फूल एक समय बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता बिना मुरझाए अनंत काल तक महकती रहती है। और इस महकने का क्या अर्थ होता है, इसको केवल कविता ही जान सकती है, फूल नहीं जान सकता। कविता एक खिलना है, यहाँ पे क्या है, मानवीकरण अलंकार है। और मुरझाए महकने, यहाँ पे मैं वर्ण की आवर्ती है, तो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अगला जो काव्यांश है उसमें कविता की तुलना एक बच्चे से की है, बच्चे के खेल से की है। बच्चा जैसे खेलता है उसी तरह कविता भी क्या है, एक खेल के समान है। कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार कविता भी एक खेल है, शब्दों का खेल है। किसका खेल है? शब्दों का खेल है। शब्दों के माध्यम से कवि अपने मन की, बाहरी संसार के मन की, अपनों के, परायों के मन के भावों को व्यक्त करता है। और बच्चा खेल के जरिए बाहर खेलता है, भीतर खेलता है, इस घर खेलता है, उस घर खेलता है, अपने पराये के भावों को मिटा देता है। उसमें ये अपना है, ये पराया, इस प्रकार के भाव बच्चे में नहीं होते हैं। उसके लिए ये संपूर्ण विश्व ही, संपूर्ण धरती ही अपना ही घर होता है, उसमें अपने पराये की भावना नहीं होती है। बच्चे अपने पराये की परवाह किए बगैर बाहर भीतर, इस घर उस घर, हर जगह अपने खेलने का स्थान ढूंढ ही लेते हैं। अपने खेल के जरिए, अपने खेल की क्रीड़ाओं के माध्यम से सब घरों को एक बना देने का क्या अर्थ होता है, केवल इसको बच्चा ही जान सकता है, कविता नहीं। खास बातें क्या हैं, विशेष क्या होगा? अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण है, शांत रस है, मुक्तक शैली है,
प्रसाद गुण संपन्न कविता है। ये इसका विशेष है। उम्मीद करती हूँ कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बताइएगा अवश्य कविता के बहाने कविता कैसी लगी। क्या आपने कविता की शक्ति को कविता के बहाने कविता के जरिए जाना। लाइक शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली कविता के साथ। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे बने रहेगा। आपका दिन शुभ हो।